हेलो A1 बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का मैं अमरजीत कुमार स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए से। यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं टीआरएनए, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टीआरएनए, दैट मीन्स यहाँ पे जो टी होगा, टी स्टैंड फॉर ट्रांसफर, टी स्टैंड फॉर ट्रांसफर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांसफर आरएनए। क्या हो जाएगा, ट्रांसफर आरएनए। तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आज, वो होगा ट्रांसफर आरएनए के बारे में। ठीक है, दूसरी चीज, ट्रांसफर आरएनए को समझाने के लिए, बताने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका आज तक अभी तक आया है वो है क्लोवर लीफ मॉडल। क्या है, क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल है जो दिया गया था किसके द्वारा, रॉबर्ट हॉले के द्वारा दिया गया था किस सन में, 1965 में। ठीक है, रॉबर्ट हॉले के द्वारा 1965 में दिया गया था। ठीक है, ये जो आरएनए होता है, चूंकि आरएनए कैसा होता है, लगभग आरएनए जो पाए जाते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड के होते हैं, तो ये भी आरएनए कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड का होगा, सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्लोवर लीफ मॉडल क्या है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं, फिर हम इसके बाद से ट्रांसफर आरएनए के बारे में उसके कुछ और भी पॉइंट्स को डिसेट आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्लोवर लीफ मॉडल में ये क्लोवर लीफ मॉडल के लिए स्टार्ट होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसमें कुछ आर्म्स होते हैं, कुछ आर्म होते हैं, इस तरह से ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ज़्यादा फोल्डिंग होने की वजह से, मोर फोल्डिंग होने की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। और आप लोगों को ये फिगर जो दिख रहा होगा, वो फिगर जो दिख रहा होगा, जो ये फिगर दिख रहा है आपको, वो आपको अगर यहाँ पे ऐसे ढक दें तो आपको ये जो फिगर दिख रहा होगा वो डबल स्टैंडर्ड दिख रहा होगा, बट ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग हो गई है, इस आर्म के बीच में जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई है, वो ज़्यादा फोल्डिंग होने के वजह से बॉन्डिंग हुई है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, इसको बोलेंगे स्टेम, इसको बोलेंगे स्टेम, और इसको ये बोलेंगे, इसको लूप। क्या बोलेंगे, लूप। ये स्टेम, ये लूप। ठीक है, स्टेम और लूप। यहाँ पर ये 5 प्राइम होता है, ये 3 प्राइम एंड होता है, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। तो अब 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हम यहाँ पे पेंटोस शुगर बनाते हैं, पेंटोस शुगर जब हम लोग पढ़ते हैं, पेंटोस शुगर, तो यहाँ पर जो यह 5वां कार्बन होता है, 1 2 3 4 और ये 5,
जो है 5वां कार्बन होता है और तीसरा कार्बन जो होता है यही से जा कर के क्या होते हैं, फास्फेट ग्रुप का अटैचमेंट होता है। तो ये 5वां कार्बन यहाँ पर खाली है और तीसरा कार्बन यहाँ पे क्या है, खाली है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, 5 प्राइम। 5वां कार्बन खाली है तो ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया। ठीक है, इस 3 प्राइम पर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग होती है वो स्पेसिफिक होती है। वो 3 प्राइमिड पे न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंसिंग होती है बच्चा लोग, वो क्या होती है, ये फिक्स है, ये बदल नहीं सकती, ये वेरिएबल नहीं होती। क्या होता है, ये CCA। ठीक है, CCA। और ये 3 प्राइम पे, और 5 प्राइमिड पे क्या होता है, गुआनोसिन होता है, G होता है, केवल 5 प्राइमिड पे G होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 5 प्राइमिड पे G और 3 प्राइमिड पे क्या हो गया है, CCA। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो 3 प्राइमिड होता है, 3 प्राइमिड पे क्या होता है, OH फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है। 3 प्राइमिड पे OH फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, इसी यहाँ पे इसी OH ग्रुप पे ही ये फ्री होता है। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये फ्री होता है। और इसी फंक्शनल ग्रुप पे क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड आकर के जुड़ते हैं, इसलिए इसका नाम भी हो सकता है एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। ठीक है, फिर से दोहरा दे रहे हैं, 3 प्राइमिड पे होते हैं CCA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग होती है, और OH फंक्शनल ग्रुप होता है जो फ्री फॉर्म में होता है, वो अटैच होता है। ठीक है, इस OH ग्रुप यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप से एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और ये एमिनो एसिड कहते होते हैं, तो ये एमिनो एसिड्स होते हैं एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एसिड्स कैसे होते हैं, एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो पहले आर्म, ये आर्म क्या हुआ, फर्स्ट आर्म है, और फर्स्ट आर्म का नाम क्या है, एमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट। क्लियर है? ठीक है, आगे चल के देखते हैं। दूसरा, इस आर्म का नाम है T-Psi-C आर्म कहिए या इसको लूप कहिए, T-Psi-C आर्म या इसको लूप कहिए। आप लोग देख रहे होंगे, इस फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यानी स्टेम पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट लूप पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, तो इसके पीछे का जो रीजन है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं है, कुछ वेरिएबल, कुछ अनयूजुअल, कैसे, कुछ अनयूजुअल अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ अनयूजुअल एमिनो एसिड्स होते हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। और इस अनयूजुअल एमिनो एसिड के वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। तो इस पूरे क्लोवर लीफ मॉडल में 3 तरह के अनयूजुअल एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। पहले का नाम है स्यूडो यूरेसिल, दूसरा होता है आइनोसिन, तीसरा होता है
तीसरा होता है डिहाइड्रोयूरेडिन, डाईहाइड्रोयूरेडिन, ठीक है। इस 3 अनयूजुअल एमिनो एसिड के वजह से इसमें, इन सभी में, जैसे कि यहाँ पर जो पहले में पाया जाता है टी-साइसी, ये टी-साइसी यानी स्यूडोरोसिल, यानी इसमें सॉरी पहले में नहीं, ये दूसरे आर्म में स्यूडोरोसिल पाया जाता है, तीसरे आर्म में आइनोसिन पाया जाता है, और यहाँ पे चौथे में क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रोयूरेडिन पाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रहे। तो इतना हुआ। अब यहाँ पर जो टी-साइसी है, तो टी, यहाँ पर टी स्टैंड फॉर थायमीन, थायमीन, यहाँ पे टी क्या है, थायमीन को बता रहा है। यहाँ पे सी जो है, जो सी है, सी स्टैंड फॉर साइटोसिन, साइटोसिन, सी फॉर साइटोसिन। एंड यहाँ पर जो साई है, जो साई है वो बता रहा है यह स्यूडोयूरेसिल को, स्यूडोयूरेसिल को बता रहा है, साइटोसिन, स्यूडोयूरेसिल, थायमीन। तो टी साई सी आर में इसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो साई है वो स्यूडोयूरेसिल है, अनयूजुअल इनको हम बता सकते हैं अनयूजुअल एमाइनो एसिड है, ठीक है, अनयूजुअल एमाइनो एसिड। ये टी-साई-सी जो है, जो टी-साई-सी है वो सेकेंड आर्म है। इसको हम लोग कहते हैं कि राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ठीक है, इसको हम राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी कहते हैं, ठीक है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट इसको, इसका नाम क्या है, टी-साई-सी आर्म कहिए या लूप कहिए। टी स्टैंड फॉर थायमीन, यह साई स्टैंड फॉर स्यूडोरोसिल एंड सी स्टैंड फॉर साइटोसिन। क्लियर है? चलिए तीसरा देखते हैं। ये वेरिएबल आर्म है। ये क्या है? एक वेरिएबल आर्म है जिसका अभी मतलब ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं है। ये वेरिएबल आर्म है, इसको हम काउंट भी नहीं करते हैं। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं इस वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन यानी कि ये पहला आर्म, दूसरा आर्म, इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो पहला, दूसरा, ये तीसरा आर्म हो जाएगा। तीसरा आर्म को यहाँ पे हम लोग कहते हैं एंटीकोडान लूप या एंटीकोडान आर्म, एंटीकोडान लूप, ठीक है, एंटीकोडान लूप। अब इसको हम एंटीकोडान क्यों कहते हैं? इसको हम एंटीकोडान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जब आपका ये mRNA आता है, यहाँ पे ये mRNA आएगा, तो यहाँ पे mRNA जो आएगा, ये mRNA के ऊपर जब हम लोग जेनेटिक कोड्स पढ़ते हैं, जिसमें से हम लोग जेनेटिक कोड्स पढ़ते हैं, तो जिसमें से 64 होते हैं टोटल जेनेटिक कोड, ट्रिपलेट में 64 होते हैं। और इस 64 में जो एक होता है जिसको हम AUG कहते हैं, ये कोडान पाया जाता है mRNA पे। तो mRNA पे आएगा तो यहाँ पे होगा AUG, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्ट कोडान। इसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट कोडान बोलते हैं इसको। इस स्टार्ट कोडान, ये स्टार्ट कोडान आने से क्या होता है? स्टार्ट होता है। किसका स्टार्ट होता है? प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो
इसको हम एंटीकोडान क्यों कहते हैं? एंटीकोडान बाइंडिंग साइट क्या कहते हैं? इसको हम लोग एंटीकोडान बाइंडिंग साइट कहते हैं। एंटीकोडान बाइंडिंग साइट, एंटीकोडान बाइंडिंग साइट। अब ये एंटीकोडान बाइंडिंग साइट क्यों है? क्योंकि इसके ए किससे बाइंड करेगा? ए ऑलवेज बाइंड विथ यूरेसिल, यूरेसिल ऑलवेज बाइंड विथ एडेनिन, गुआनिन ऑलवेज बाइंड विथ सी, यानी कि साइटोसिन। तो AUG का अपोजिट यानी बाइंडिंग साइट कौन होगा? UAC, इसीलिए इसको हम लोग एंटीकोडान लूप या एंटीकोडान बाइंडिंग साइट कहते हैं। अब देखिए, जिस तरह के यहाँ पर एमिनो एसिड बाइंड करेंगे उसी तरह के यहाँ पर आकर के क्या होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया एंटीकोडान लूप या एंटीकोडान बाइंडिंग साइट है AUG, AUG का अपोजिट क्या हो जाएगा? UAC। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बाइंडिंग नहीं हो पाया, हाइड्रोजन बाइंडिंग जो नहीं हो पाया, वो किसके वजह से नहीं हो पाया है? तो यहाँ पर एक अनयूजुअल एमिनो एसिड्स है जिसको कहते हैं आइनोसिन। क्या कहते हैं? आइनोसिन। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप देखिए यहाँ पर हम लोग, ये आपका तीसरा आर्म हो गया, ये चौथा आर्म हो गया, ये चौथा आर्म बोलेंगे। इसको हम लोग कहते हैं डी आर्म, डी आर्म बोलिए या डी लूप बोलिए। इसको डी आर्म और डी लूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक जो अमीनो एसिड्स पाया जाता है, अनयूजुअल जो एमिनो एसिड पाया जाता है उसको ही हम बोलते हैं डाईहाइड्रोयूरेडिन। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन की बाइंडिंग नहीं हो पाया है, वो क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम है जिसको जो है डाईहाइड्रोयूरेडिन, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? DHU डाईहाइड्रोयूरेडिन आर्म बोलिए या लूप बोलिए। ठीक है, DHU लूप या डाईहाइड्रोयूरेडिन लूप, इसको आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम का सिक्रेशन होता है एमाइनो एसाइल सिंथेटेज। क्या होता है? सिंथेटेज। ठीक है, एमिनो एसाइल सिंथेटेज पाया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर जो नॉन एक्टिवेटिंग एमिनो एसिड्स होते हैं वो आकर के यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं, और इस एक्टिवेटिंग एमिनो एसिड आकर के क्या होते हैं? यहाँ पे जुड़ते हैं। ठीक है, ये आप एक बार मैं पूरे इसको फिर से दोहरा देता हूँ, फिर आगे इसके चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये आर्म है, पहला आर्म है। पहले आर्म की कुछ खास बातें हैं जो है 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड में होते हैं, क्योंकि ये आरएनए क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से होने के देखिए दो ही आर्म आपको दिख रहा है 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड पे। 5 प्राइम एंड पे एक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यहाँ पर ये जो G होगा गुआनोसिन होगा, लेकिन 3 प्राइम एंड पे होता है CCA न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं, और इस 3 प्राइम एंड पे OH फंक्शनल ग्रुप भी पाया जाता है जो फ्री फॉर्म में होता है। इस OH फंक्शनल ग्रुप पे क्या होते हैं? एक्टिवेटेड एमिनो एसिड क्या होते हैं? अटैच होते हैं। इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है। ये क्या है? पहला आर्म क्या है? अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है। ठीक है,
इस पूरे में आप लोग देख रहे हो ना कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बस यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लूप का फॉर्मेशन हो गया है। वो क्यों लूप का फॉर्मेशन हुआ है? उसके पीछे ये 3 स्यूडोयूरेसिल, आइनोसिन, हाइड्राहाइड्रोयूरेडिन जो है, ये तीनों अनयूजुअल जो अमीनो एसिड्स हैं, इनके वजह से यहाँ पर इन तीनों जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाया है पहले में, यानी सॉरी दूसरे आर्म में क्या क्या है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। यहाँ ये जो आर्म होगा वो राइबोसोम से जाकर के क्या होता है, अटैच होता है। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाएंगे तो वहाँ पर जब एमिनो एसिड्स अटैच होते हैं इनके साथ, तो जहाँ पे टीआरएनए जब आता है तो इसी आर्म से जाकर के जुड़ता है। ठीक है, इसका नाम है टी साइज सी। टी स्टैंड फॉर थायमिन, साई स्टैंड फॉर ये अनयूजुअल अमीनो एसिड दैट इज यूरेसिल, एंड सी स्टैंड फॉर साइटोसिन। ठीक है, यहाँ पर आइनोसिन पाया जाता है, इसको कहते हैं एंटीकोडान लूप या एंटीकोडान बाइंडिंग साइट भी कहते हैं इसको। एंटीकोडान क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए जो होता है, जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए पर एक कोडान पाया जाता है, एमआरएनए पे कोडान पाया जाता है जिसको कहते हैं एयूजी। क्या कहते हैं उसको? एयूजी कहते हैं। और एयूजी का एंटीकोडान क्या होगा? यूएसी होगा। तो यूएसी कहाँ पाया जाता है? इस टीआरएनए पे यूएसी पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आप देखेंगे जो चौथा आर्म है उसको डी आर्म भी कहते हैं, उसको डीएचयू आर्म कहते हैं, डीएचयू लूप भी कहते हैं। वहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है, एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम एक पाया जाता है। इस एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की वजह से क्या होते हैं कि यहाँ पर जो नॉन एक्टिवेटिंग एमिनो एसिड्स होते हैं वो एमिनो एसिड क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं और जा कर के कहाँ जुड़ते हैं, 3 प्राइम एंड पे जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर आपका, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ मॉडल है। ठीक है, अभी इसके आगे हम लोग 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं और इसके कुछ कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए हम लोग थोड़े से इसके और डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ डिस्कस करते, कुछ पॉइंट को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो जैसे कि हम बता चुके हैं कि एक क्लोवर लीफ मॉडल है। क्लोवर लीफ मॉडल को अभी हम हाल ही में क्या हुआ डिस्कस किए हैं। किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट हॉले के द्वारा 1965 में दिया गया था। ये जो आरएनए होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर फोल्डिंग दिस इज लुक लाइक एज डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड, ये डबल ज़्यादा फोल्डिंग होने की वजह से ही डबल स्टैंडर्ड दिखते हैं, अन्यथा ये सिंगल स्टैंडर्ड ही होते हैं। ठीक है, इनका ये जो सेल्स में पाए जाते हैं, पूरे टोटल जो आरएनए पाए जाते हैं, टोटल आरएनए के 10 से 15% ये क्या होते हैं, इनका हिस्सा होता है। यानी कि टोटल आरएनए जो पाए जाते हैं उस टोटल आरएनए में 10 से 15% इनका क्या होता है, हिस्सा होता है। ठीक है, ये जो आरएनए होते हैं ये सॉल्युबल आरएनए होते हैं। कौन सा आरएनए होते हैं? सॉल्युबल आरएनए होते हैं। किसमें सॉल्युबल होते हैं भैया? तो 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, मतलब NaCl के 1 मोलर कंसंट्रेशन में कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। क्लियर है? ये जो आरएनए होते हैं यानी कि टीआरएनए इज द क्या कहते हैं उसको, टीआरएनए इज द स्मॉलेस्ट आरएनए। ये सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होते हैं। लेकिन क्यों स्मॉलेस्ट होते हैं? क्योंकि इनमें 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंसिंग पाई जाती है। 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसिंग पाई जाती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं
ये सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसको, ये जो टीआरएनए होते हैं वो उनको हम एडाप्टिव, क्या होते हैं, एडाप्टिव आरएनए भी कहते हैं। एडाप्टिव आरएनए कहते हैं, क्यों एडाप्टिव आरएनए कहते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टीआरएनए कैरी द डिफरेंट एमिनो एसिड्स। हाउ डिफरेंट, हाउ मेनी टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स, तो 20 टाइप, हाउ मेनी टाइप, 20 टाइप ऑफ एमाइनो एसिड्स, 20 टाइप ऑफ एमाइनो एसिड। वैसे तो देखिए एमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो मोर देन 300 होते हैं, वो मोर देन 300 होते हैं बस, लेकिन 20 तरह के ही एमाइनो एसिड जो होते हैं हमारे बॉडी को एसेंशियल होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के एसेंशियल होते हैं 20 तरह के। तो आरएनए भी कितने हो जाएंगे, टीआरएनए भी कितने हो जाएंगे, जब 20 तरह के एमिनो एसिड को अटैच कराना है तो ये आरएनए भी कितने हो जाएंगे, तो टीआरएनए हो जाएंगे आल्सो 20 टाइप के। क्लियर है, 20 टाइप्स के ये आरएनए हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम लोग क्लोवरलीफ मॉडल में देख चुके हैं कि स्टेम पे क्या होता है, स्टेम पे हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बट इसमें लूप पे जो लूप होता है, लूप पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लूप पे नहीं हो पाता है। यहाँ लिख लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब्सेंट, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब्सेंट होते हैं। क्यों अब्सेंट होते हैं भैया, क्योंकि ये 3 आर्म देखेंगे, 3 आर्म पे अनयूजुअल एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। उन तीनों का नाम क्या है, तो पहला है स्यूडो यूरेसिल, दूसरा है आइनोसिन, तीसरा है डाई हाइड्रो यूरेडिन। ठीक है, तो ये 3 अनयूजुअल एमिनो एसिड के वजह से लूप का फॉर्मेशन होता है और लूप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब्सेंट होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखे हैं क्लोवरलीफ मॉडल और टीआरएनए के पूरा डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि इस टीआरएनए के द्वारा अगर कोई क्वेश्चन, अगर टीआरएनए क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें से हमने लगभग अपने हिसाब से सारे उस पॉइंट को कवर करने का हम काम किए हैं, जो एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे नीट हो चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, उसमें से ये सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे और ज़रूर इसमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम लोग को मिल जाता, फंस जाता है ना। तो आज की इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके साथ ही लेकर चलेंगे। टीआरएनए के बाद पढ़ेंगे हम लोग आरएनए पढ़ेंगे, आरआरएनए पढ़ेंगे, उसके बाद एमआरएनए पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस का हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।